Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So, as you know, myself Akshay Jain और हम लोगों ने अभी CSIR नेट का एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चलाया हुआ है और इस फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के अभी तक 17 लेक्चर हो चुके हैं इस कोर्स के अंदर, CSIR नेट के कोर्स के अंदर, और आज हमारा है लेक्चर नंबर 18। ओके, तो जिन लोगों को CSIR नेट का कंप्लीट प्रिपरेशन करना है वो लोग क्लासेस को ऑर्डर वाइज देखते जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है और फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। और मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैं आपको नोट्स भी प्रिपेयर करवाऊंगा ताकि आप लोगों को रिवीजन अच्छे से हो पाए। इसलिए आप लोग क्लास टू क्लास वाइज आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाओ, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ। और अगर आपको डाउट्स वगैरह लाइव डिस्कस करने हैं और मुझे लाइव चैट करना है तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी लाइव ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। आई एम अ फाइन एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, तो आप लोग वहाँ भी मुझसे लाइव इंटरेक्ट हो सकते हो, वहाँ पर मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा लैग्रेंजियन कंप्लीट हो चुका है। लैग्रेंजियन को हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। अब लैग्रेंजियन के आपके किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग कर सकते हो। लैग्रेंजियन के ऑलमोस्ट 15 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने लैग्रेंजियन नहीं देखा है वो लोग लैग्रेंजियन को एक बार देख लेना, ठीक है, और उनकी नोट्स प्रिपेयर कर लेना ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं CSIR नेट के एग्जाम में। साइक्लिक कोऑर्डिनेट वैसे थोड़ा बहुत तो मैंने डिस्कस किया हुआ है आप लोगों को, और थोड़ा बहुत आज और डिस्कस करेंगे हम लोग। आज तक कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। देखो, साइक्लिक कोऑर्डिनेट का एक और नाम है जिसे मैंने आपको पहले ही बताया था। साइक्लिक कोऑर्डिनेट को हम लोग इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। व्हाट डू यू मीन बाय इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट? इसका मतलब ये होता है कि वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो लैग्रेंजियन में से गायब हो या फिर इग्नोर किया गया हो। ठीक है ना, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो लैग्रेंजियन में से गायब हो, मतलब रिप्लेस किया गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूं रफली शब्दों में, दैट कोऑर्डिनेट, दैट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, दैट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट which is absent from Lagrangian। देखो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये तो मेरा ट्रिक है याद करने का कि जो गायब हो। ठीक है ना, इसका मतलब ये है, अगर इसको एक्चुअल में समझूं मैं तो एक्चुअल में ये चीज ये है कि इफ, देखो हम लोग को ये पता है और आप लोग को पता होना चाहिए, लैग्रेंजियन जो होता है, लैग्रेंजियन इज अ फंक्शन ऑफ द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड टाइम, यू कैन से दैट। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहली कंडीशन ये बैठती है आपकी, देखो द फर्स्ट कंडीशन इज दैट, पहली कंडीशन ये बैठती है कि इफ QI इज साइक्लिक, QI इज साइक्लिक, देन डेल्टा L अपॉन डेल्टा QI, मतलब अगर आपने लैग्रेंजियन को QI के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो आपका जो QI है वो कहलाएगा साइक्लिक कोऑर्डिनेट, अगर वो डिफ्रेंशिएशन 0 आता है तो। समझ में आया? ठीक है, तो इसका मतलब लैग्रेंजियन में से जो कोऑर्डिनेट गायब होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक कोऑर्डिनेट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर वो कोऑर्डिनेट गायब होगा तभी तो उसके रेस्पेक्ट में लैग्रेंजियन का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो ये बात आपको समझ में आ गई कि लैग्रेंजियन में जो कोऑर्डिनेट एब्सेंट होगा
अगर आपने उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो वो 0 देगा, और इसका मतलब वही क्या आएगा, आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम निकालते हैं फ्रॉम द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा सामने। अब देखते हैं हम लोग क्या रिजल्ट निकल के आएगा सामने। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है लैग्रेंजियन, डी अपॉन डी टी डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू आई डॉट। आप लोगों को अब तो याद हो गई होगी, अगर आप लोगों ने क्लासेस देखी होगी तो आप लोगों को ये चीज याद हो गई होगी, माइनस का डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू आई इज इक्वल टू 0, है ना। ये हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर हमारा क्यू आई साइक्लिक है तो बेसिक बात है, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू आई बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो अगर हमारा क्यू आई साइक्लिक है तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि डी अपॉन डी टी, और इसको हम क्या बोलते हैं सिंपली, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू आई डॉट को हम क्या बोलते हैं, पी आई। पी आई सिंपली कॉल्ड द जनरलाइज्ड मोमेंटम। मैं आपको साइड में थोड़ा समझा दूं, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, फिर समझ लीजिए आप लोग कि जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या होता है। जनरलाइज्ड मोमेंटम, देखो, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू आई डॉट को हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड मोमेंटम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो समझना। देखो, लैग्रेंजियन बराबर क्या होता है, बेसिकली लैग्रेंजियन इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। जनरली काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर बोलते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। v मतलब होता है जनरलाइज्ड वेलोसिटी, और वेलोसिटी बराबर क्या होता है, कोऑर्डिनेट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो हाफ एम क्यू आई डॉट स्क्वायर माइनस का v, जो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज पोजीशन का फंक्शन होती है। पोजीशन का मतलब ये होता है, सिंपली यू कैन से दैट पोजीशन का मतलब होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। हाँ, तो पोजीशन का मतलब क्या, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है। ओके, अगर मैंने लैग्रेंजियन को डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू क्यू आई डॉट, अगर आपने डिफरेंशिएट किया, पार्शियली डिफरेंशिएट करो इसको, है ना, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू क्यू आई डॉट, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया क्यू आई डॉट के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, क्या बच जाएगा, एम क्यू आई डॉट, और इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को मैंने इतनी बार लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन सोल्व करवाई है, वहां मैंने बताया है कि लैग्रेंजियन के अंदर बेसिकली ये जो क्यू आई होता है और ये जो क्यू आई डॉट होता है, दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। जैसे x, जैसे कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन x और y और z का फंक्शन है, तो x और y दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी ये क्यू आई डॉट क्या है, कोऑर्डिनेट ही तो है, तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो जब हम क्यू आई डॉट के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो उस जगह आपका क्यू आई जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और केवल क्यू आई डॉट का ही क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना। तो हमारा ये जो v है ये क्या हो जाएगा, अगर हमने क्यू आई डॉट के रेस्पेक्ट में किया तो 0 जाएगा। अब ये क्या बन गया, ये मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी बन गया, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी बराबर क्या होता है, dx अपॉन dt, जहाँ पे x एक तरह से कोऑर्डिनेट होता है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट काम नहीं करता, यहाँ पे काम करता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, यहाँ पे क्या काम करता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो v बराबर क्या होता है, dq अपॉन dt, और जब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट काम करता है तो उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दैट इज q डॉट, इसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ओके, तो मास इनटू जनरलाइज्ड वेलोसिटी बराबर क्या होता है, जैसे मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी बराबर क्या होता है, मोमेंटम। सिमिलर वे में मास इनटू जनरलाइज्ड वेलोसिटी बराबर क्या होता है, जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जनरलाइज्ड मोमेंटम बराबर क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू आई डॉट। तो अगर मैं इसको जनरलाइज्ड मोमेंटम लिख दूं तो इसको तो हम लोग साइड में कर दें, अब ये तो रफ काम था हमारा।
कभी कभी आपको जनरलाइज्ड मोमेंटम के बारे में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखें। सो नाउ moving towards our main aim, that is g upon dt, and this is simply called pi, okay, is equal to 0. If differentiation of pi is equal to 0, then simply by integrating this equation you will get that pi is equal to constant. Pi is equal to constant. Simply you can say that. So that we can say that if qi is a cyclic coordinate, then the corresponding momentum pi is a constant. So हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि जनरलाइज्ड मोमेंटम सॉरी साइक्लिक कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग जो भी मोमेंटम होगा उसे हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो देन द कॉन्जुगेट मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, देन द conjugate मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अब जो भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आपका साइक्लिक होगा उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, दूसरा मेन अजम्पशन, ये पहला अजम्पशन था या फिर पहली आप बांध दो रिजल्ट था इसका। दूसरा रिजल्ट क्या है, इसमें आप लोग ए पॉइंट ले लो, इफ क्यू आई इज इक्वल टू एक्स। जैसे मान लीजिए इफ क्यू आई इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि आपका जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है वो एक्स डायरेक्शन में है और वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा दैट इज एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा पी एक्स, वो क्या रहेगा, वो रहेगा कांस्टेंट, है ना। अगर x मोमेंटम है तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देन एक रिजल्ट ये निकल के आएगा, देन वी चेंज इन x, देन वी चेंज इन x, देन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। देन इफ वी चेंज, यहाँ पे आप एक वर्ड और लिख लो, देन इफ वी चेंज इन x, then velocity is constant. Okay, you can simply say that. यहाँ पर velocity क्या हो जाएगी, उसकी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि मास तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। ओके, तो मास तो कांस्टेंट होता है। ये मास वेरिएबल तभी होगा जब आप रिलेटिविस्टिक के अंदर वर्क कर रहे हो। रिलेटिविटी पढ़ाऊंगा मैं आपको बाद में। तो रिलेटिविटी में केवल मास होता है, अदरवाइज हर जगह मास कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। जब मास कंजर्व है, मोमेंटम कांस्टेंट है, तो फिर एक्चुअली आप उसको सिंपली वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एक चीज बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देन इसे ध्यान रखना, सिस्टम हैव ट्रांसलेशनल सिमेट्री। क्या बोल सकते हैं हम इसको, सिस्टम के अंदर क्या हो जाएगा, सिस्टम हैव ट्रांसलेशनल। देखो कुछ सिमेट्रिसिटी होती है क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स में। अगर आपका सिस्टम मान लो वर्क कहीं पे ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, मान लो एक्स में मूव कर रहा है, और उस एक्स में मूव करते वक्त उसकी जो वेलोसिटी है वो हर एक कदम कदम पर सेम है, कदम कदम पर सेम है। यहाँ जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी यहाँ पर है, वही वेलोसिटी यहाँ पर है। इसका मतलब ट्रांसलेशन मोशन के ड्यूरेशन में उसके पास में वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसलेशनल सिमेट्री बोल सकते हैं। ओके, सिंपली यू कैन से दैट। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज, अब ये एक चीज बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, इसे बोलेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्व। दैट इज लीनियर मोमेंटम कंजर्व। दैट इज, आप लोगों ने 3 कंजर्वेशन लॉ पढ़े होंगे एमएससी के अंदर, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और टाइम या फिर एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। देन लीनियर मोमेंटम कंजर्व, और ये लाइन भी आप लोग मैं अंडरलाइन कर दे रहा कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब रहता है, जब ट्रांसलेशनल सिमेट्री होती है, उस जगह क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक सिमिलर वे में अगर मैं बात करूं कंडीशन नंबर बी की, अगर आपको
रोटेशनल सिमेट्री चाहिए, देखो अगर आपको रोटेशनल सिमेट्री चाहिए तो इफ वही चीज है, अगर आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट थीटा है और वो साइक्लिक है, मान लो अगर वो साइक्लिक है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप लोग ये बात बोल सकते हो कि इसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम होगा दैट इज पी थीटा, इसे हम एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हैं। देखो पी थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हैं। वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। इसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हैं, बिकॉज अगर एंगल के रेस्पेक्टिव मोमेंटम आता है तो जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, अब वो रोटेट कर रहा है, मान लीजिए पार्टिकल इस तरह से रोटेट कर रहा है ना, उसका थीटा चेंज हो रहा है। अगर थीटा चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वर्क करेगी, इसका मतलब उसके पास में एंगुलर मोमेंटम एल वर्क करेगा, और इसको हम पी थीटा भी बोल सकते हैं, है ना। तो अब ये बात बोल सकते हो आप, वही सेम लाइन, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, दैट इज angular momentum, or you can say that angular velocity is a constant of motion। इसका मतलब तीन तरह की हमारे पास सिमेट्रिसिटी होती है, तीन तरह के हमारे पास कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है, ठीक है ना। दैट इज सिस्टम इज हैविंग रोटेशनल सिमेट्री, है ना, दैट इज सिस्टम इज हैविंग रोटेशनल सिमेट्री, है ना। वहां पे ट्रांसलेशन थी तो यहां पे क्या हो जाएगी, रोटेशनल सिमेट्री, ओके। और यहां पे आप एक चीज और देखना, अगर सिस्टम के पास में रोटेशनल सिमेट्री अवेलेबल है तो या तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा या फिर उसका एंगुलर वेलोसिटी, एक ही बात है, एंगुलर वेलोसिटी बोल दो या फिर उसका एंगुलर मोमेंटम बोल दो, वो एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर सिस्टम ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है और ट्रांसलेशन मोशन में उसका ट्रांसलेशनल जो कोऑर्डिनेट है QX, अगर वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो उसके लिए मोमेंटम जिसे हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम वो कंजर्व रहेगा या फिर लीनियर वेलोसिटी कंजर्व रहेगी। अगर उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज करना है तो एंगुलर सिमेट्रिसिटी उसके पास अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो, हमारे पास क्या हो गए, कांस्टेंट ऑफ मोशन हो गए, ठीक है ना। अब एक और सबसे बढ़िया रिजल्ट नंबर सी, ओके, वो क्या निकल के आता है, देखो वो मैं आपको समझा चुका हूं, बस उसको एक बार आपको लिखना है, नोट डाउन करना है और कुछ नहीं है। रिजल्ट ये है कि इफ QI डॉट इज इक्वल टू साइक्लिक, अब हमारे पास मान लीजिए वेलोसिटी साइक्लिक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है QI डॉट भी एक कोऑर्डिनेट ही तो है, QI डॉट ऑल्सो ए कोऑर्डिनेट इन लैग्रेंजियन को डिपेंड करता है ना। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि इसका मतलब लैग्रेंजियन का QI डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, है ना। और अगर मैंने लिख दिया देन फ्रॉम लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, आप लोग देखना आपको पता होगा लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, ऊपर देखो ये सिंपली होती है ना ये वाली। अब इसमें अगर मैंने डेल्टा एल अपॉन डेल्टा QI डॉट 0 कर दिया तो आप लोग देखना डेल्टा एल अपॉन डेल्टा QI बराबर 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा QI बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सिंपली। अगर ऐसा हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा कि QI भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, सिंपली इसका मतलब क्या होता है कि QI, इसका मतलब क्या होता है, QI साइक्लिक होता है ना, क्योंकि अगर QI साइक्लिक है तो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा QI बराबर 0 होता है। और यहाँ पर एक बात आपने जान ली कि इफ QI डॉट इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट देन QI ऑल्सो साइक्लिक, और वाइस वर्सा, बट वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। देखो हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर QI साइक्लिक हो तो QI डॉट साइक्लिक हो ही सही, बट हाँ ये पॉसिबल है। एक लाइन में बहुत हाईलाइट करके लिख रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन हाईलाइट ही करना।
that is, we can say that if qi dot is cyclic, then qi also cyclic, but vice versa is not possible. पॉसिबल भी हो सकता है, नॉट, बट नॉट ऑल्सो पॉसिबल, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब अगर आपका QI साइक्लिक है तो ये कतई जरूरी नहीं है कि QI डॉट भी साइक्लिक हो, बट अगर आपका QI डॉट साइक्लिक है तो ये बिल्कुल जरूरी है कि उसका QI क्या रहेगा, साइक्लिक रहेगा। अब कंडीशन नंबर 4, अपन ने लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर लिया, अपन ने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लिया, ठीक है। अब हमें एनर्जी कंजर्व करनी है। चलो देखते हैं, इफ T इज साइक्लिक। अब एनर्जी कंजर्व तब रहती है जब आपका टाइम क्या रहता है, साइक्लिक होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर T साइक्लिक है तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन में से वो लैग्रेंजियन गायब होगा। मैंने क्या कहा था, जो साइक्लिक होता है वो लैग्रेंजियन में से गायब होता है ना। इसका मतलब अगर T साइक्लिक है तो लैग्रेंजियन में से वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तभी तो T साइक्लिक का मतलब डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये तभी होगा जब लैग्रेंजियन में से T गायब होगा। ओके, तो अब यहां देखना, अगर मैंने इसको फुल डिफरेंशिएट किया लैग्रेंजियन को टाइम के रेस्पेक्ट में, तो अगर मुझे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और लैग्रेंजियन आपका फंक्शन किसका है, QI का फंक्शन है, तो पहले QI डिफरेंशिएट होगा, फिर QI टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ठीक है ना। और अगर आपका QI डॉट डिफरेंशिएट है तो QI डॉट पहले डिफरेंशिएट होगा, फिर QI डॉट भी टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा, है ना। ऐसा मत सोचना कि अगर T पर डिपेंड नहीं कर रहा लैग्रेंजियन तो टाइम के रेस्पेक्ट में उसका फुल डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा। हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ, पार्शियल डिफरेंशियल 0 होगा, वो अलग बात है। जैसे आप लोग करते हो ना, एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए fxy है, fxy बराबर क्या है, xyz है, मान लो सपोज, तो xyz नहीं, ऐसे मान लो fxy बराबर क्या है, xy प्लस वाई स्क्वायर है। तो अगर मैंने डेल्टा f अपॉन डेल्टा x किया तो ये क्या हो जाएगा, केवल इसका हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, केवल इसका डिफरेंशिएट करोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, ये y, क्योंकि यहाँ पर आपका y कांस्टेंट रहेगा। डेल्टा मतलब पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं तो y है तो कोऑर्डिनेट दोनों ही, x भी कोऑर्डिनेट है और y भी कोऑर्डिनेट है, बट पार्शियल डिफरेंशियल करते वक्त आपका y जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और x एक वेरिएबल होगा। बट अगर मैंने फुल डिफरेंशियल किया तो आपका x का तो डिफरेंशिएशन होगा ही होगा, प्लस x कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पर y का भी आप लोग क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। यहाँ पर y का भी क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, प्लस 2y dy अपॉन dx। ऐसे होता ही नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर आप करना है। अगर t पर डिपेंड नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, तो पार्शियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, है ना। पर इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब ये बात तो हमें पता है बखूबी कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। सो फ्रॉम लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बात हम जानते हैं कि d अपॉन dt डेल्टा L अपॉन डेल्टा QI डॉट माइनस का डेल्टा L अपॉन डेल्टा QI बराबर क्या होता है, 0। ओके, तो यहां से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा कि अगर मुझे वैल्यू निकालनी है डेल्टा L अपॉन डेल्टा QI की, डेल्टा L अपॉन डेल्टा QI की वैल्यू निकालनी, तो कितना हो जाएगा, d अपॉन dt डेल्टा L अपॉन डेल्टा QI डॉट। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, अब मैं सिंपली एक काम करता हूं, ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है डेल्टा L अपॉन डेल्टा QI डॉट की, इस QI वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ क्या, इस जगह पुट कर दूं, बिल्कुल कर सकता हूँ।
तो इसको मैं कर देता हूँ। और अगर मैं करूँगा तो बेसिकली इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर इक्वेशन नंबर 1 इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी d/dt और d/dt डेल्टा L/डेल्टा qi डॉट और qi डॉट प्लस डेल्टा L/डेल्टा qi डॉट और qi डबल डॉट। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, d/dt और डेल्टा L/डेल्टा qi डॉट और qi डॉट, क्योंकि अगर मैंने इसको डबल डिफरेंशिएट तो t का पहले डेल्टा qi के रिस्पेक्ट में होगा, फिर जैसे a डॉट b करते हैं ना अपन लोग डिफरेंशिएट, जैसे हम लोग को a और b का डिफरेंशिएट करना है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, a को डिफरेंशिएट करते हैं, b को रखते हैं कांस्टेंट, फिर प्लस, फिर a को कांस्टेंट रखते हैं, फिर b को करते हैं डिफरेंशिएट। तो इसको जब आप खोलोगे ओपन करोगे तो ये ऐसे ही ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब आगे देखो, अब आगे अगर हम करें तो ये जो आपका फैक्टर है इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूं, LHS को RHS की तरफ शिफ्ट कर दूं, या फिर RHS को LHS शिफ्ट कर दूं, एक ही बात है, कोई सा भी कुछ भी कर दो। तो d/dt और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, और एक और चीज में पुट कर दो, एक और चीज में पुट करता हूँ, ये डेल्टा L/डेल्टा qi डॉट क्या चीज है, ये डेल्टा L/डेल्टा qi डॉट अभी ऊपर समझाया था मैंने आपको, क्या है ये, जनरलाइज्ड मोमेंटम है। डेल्टा L/डेल्टा qi डॉट क्या चीज है, जनरलाइज्ड मोमेंटम है। याद रखना इस फॉर्मूले को, बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला आगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका जनरलाइज्ड मोमेंटम, और ये मल्टीप्लाई किससे है, qi डॉट से, माइनस का L बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। और ये तो मैंने केवल ith पार्टिकल के लिए माना है, ठीक है ना। अगर मैं सारे ही पार्टिकल को ऐड कर दूंगा ith पार्टिकल को छोड़ के, तो समेशन ऑफ पी आई क्यू आई डॉट माइनस का L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये चीज हम लोग वैसे तो कल पढ़ेंगे या फिर बाद में पढ़ेंगे कि क्या चीज होती है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन, ठीक है ना। हियर you can simply say that here summation of pi qi dot माइनस का L इज इक्वल टू H। इस रिजल्ट को आपको गांठ बांध के याद कर लेना है, इसको भूलना कभी नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे आपको लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन के बीच में रिजल्ट है बोलते हैं इसको, और ये बहुत बार काम आता है। और इस चीज को हम H को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द H कॉल्ड हैमिल्टोनियन, है ना। H को हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन बोलते हैं। हैमिल्टोनियन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है। अब एक बात समझ लेते हैं ये होता क्या है, ठीक है ना। अब ये चीज तो आप लोगों ने जान ली कि dH/dt बराबर 0 हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब ये H कांस्टेंट तो है। अब आप लोगों को जानते हो कि वैसे हैमिल्टन को आप लोग क्वांटम में पढ़ा होगा, टोटल एनर्जी कहलाती है। हैमिल्टन मतलब टोटल एनर्जी, बट ये होती कैसे एक बार समझ लेते हैं इसको, क्लासिकली में कैसा होता है देखते हैं। तो चलो इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं हैमिल्टोनियन को, है ना। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं हैमिल्टोनियन को, तो H बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली समेशन ऑफ, सिंपली यू कैन से दैट डेल्टा L/डेल्टा qi डॉट और डेल्टा qi माइनस का L, है ना। मैंने pi की वैल्यू पुट कर दी। अब मैं अगर L की जगह क्या लिख दूं, अगर मैं L की जगह पुट कर दूं T माइनस V, अगर मैं L की जगह पुट कर दूं T माइनस V, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या पुट कर दूं, qi डॉट तो आपका है ही सही, तो आपका जो qi डॉट है वो तो qi डॉट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं तो qi डॉट ही पुट कर दूं, और माइनस का L की जगह में क्या पुट कर दूं, T माइनस V बराबर। इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। और हम लोग ये जानते हैं बेसिकली कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वो सिंपली क्या होता है,
पोटेंशियल एनर्जी तो आपको जानते हो आप लोग क्या होता है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अभी ऊपर बताया था ना आपको, ऊपर सिंपली आप लोगों ने देखा होगा, देखिए यहाँ पे समझाया था मैंने। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर। वी मतलब कि जनरलाइज वेलोसिटी, मतलब क्यू आई डॉट, इसको हम बोलते हैं वी। तो एल इज इक्वल टू टी बराबर क्या होता है, हाफ एम क्यू आई डॉट स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार नीचे आ जाऊँ, ठीक है, तो मैं पुट कर दूं एक बार वैल्यू, ठीक है ना। तो समेशन ऑफ, यू कैन सिंपली से दैट, इसको आप समेशन लगा दो और ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन डेल्टा क्यू आई डॉट, और सिंपली हाफ एम क्यू आई डॉट स्क्वायर माइनस डेल्टा वी अपॉन, और एक और क्यू आई डॉट मल्टीप्लाई में भी तो है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्यू आई डॉट मल्टीप्लाई में भी है, और माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा क्यू आई डॉट है ना। नेक्स्ट स्टेप, मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया ना, मैंने क्या किया कि ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो एक बार तो ये इस पर डिफरेंशिएट होगा और एक बार ये इस पर डिफरेंशिएट होगा, 1 बाई 1 डिफरेंशिएट होगा। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा क्यू आई डॉट, और ये सिंपली क्या हो जाएगा, क्यू आई डॉट माइनस का टी प्लस वी, ये तो चल ही रहा है, माइनस का टी प्लस का वी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो आपको ये बात पहले भी समझाई है, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली फंक्शन ऑफ द पोजीशन, ठीक है ना। तो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, हम लोग कंजर्वेटिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, शुरू में आपको समझाया था मैंने, कंजर्वेटिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम potential energy is independent from the velocity, is independent from the velocity, है ना। वेलोसिटी बोल दो या फिर जनरलाइज वेलोसिटी बोल दो, उस पर इंडिपेंड होता है। इसका मतलब कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करोगे 2 आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो एम क्यू डॉट, ठीक है, एम क्यू डॉट स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज आप पीछे स्क्वायर लगा हुआ है। तो मैं क्या करूं, एक काम करूं, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या, H इज इक्वल टू एम क्यू आई डॉट का स्क्वायर माइनस का टी प्लस वी, ठीक है। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि T बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब क्यू आई डॉट का स्क्वायर। तो हाफ इधर शिफ्ट कर दो तो क्या बच जाएगा, ट्वाइस ऑफ टी माइनस का टी प्लस वी, दैट इज यू कैन सिंपली से दैट समेशन ऑफ टी प्लस वी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं टोटल एनर्जी, यही बोलते हैं ना हम लोग, टोटल एनर्जी यही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी, और इसी का नाम क्या है, हैमिल्टोनियन, है ना। तो एक बात तो श्योर हो गई, हैमिल्टोनियन कंजर्व रहेगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहेगी, मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, आप थोड़ी बहुत क्लास रिवाइज कर लो फटाफट, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो लैग्रेंजियन में से गायब है, मतलब जिस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में लैग्रेंजियन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0 आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं। पहली बात तो ये, पहला फैक्टर ये है कि अगर आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, लीनियर पोजीशन आपकी साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो वहां पर ट्रांसलेशन सिमेट्रिसिटी पाई जाएगी, मतलब कि लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है और एंगल आपका कांस्टेंट साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसके लिए इसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्रिसिटी, ठीक है। तीसरा, अगर क्यू आई डॉट साइक्लिक है तो क्यू आई कंपल्सरी है कि साइक्लिक होगा, ठीक है ना, बट वाइस वर्सा सही नहीं है। और चौथा ये है कि अगर टाइम आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, मतलब लैग्रेंजियन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आपकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। इसे बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट याद रखने हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लो फटाफट से, क्वेश्चंस ऑन द लैग्रेंजियन, क्वेश्चंस ऑन साइक्लिक कोऑर्डिनेट, सॉरी क्वेश्चंस ऑन साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसको करते हैं फटाफट से। तो ये तो इंट्रोडक्शन है मेरा, देख सकते हो आप लोग,
नो प्रॉब्लम। और ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप लोग देख लेना कि आई हैव मोर देन 5 और ये आपका अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप लोगों को प्लस मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है, कंप्लीट कोर्स मेरा लाइव पढ़ना है मेरे से, यहाँ तो फ्री पढ़ाऊंगा ही सही, बट अगर आपको लाइव पढ़ना है मेरे से तो आप लोग अनअकैडमी प्लस डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर रेफरल कोड यूज़ लोगे तो आपको मिल जाएगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग काम करते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, L इज इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर प्लस, ये आपको दिख रहा है L का फॉर्मूला हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर लाइक दिस, विच फॉलोइंग इज कंजर्व क्वांटिटी। आपको कंजर्व क्वांटिटी निकालनी है। देखो वो सिंपल तरीका है, मैंने आपसे बोला जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट गायब है वही साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, पर पहले आपको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट छांटना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, लैग्रेंजियन में जिस कोऑर्डिनेट के ऊपर डॉट लगा हुआ होता है वही हमारा कहलाता है साइक्लिक, वही हमारा कहलाता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे देखो थीटा के ऊपर डॉट लगा हुआ है, फाई के ऊपर भी डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब थीटा और फाई दोनों क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं। ओके चलिए, तो जब हमने डेल्टा एल अपॉन डेल्टा थीटा किया तो नॉट इक्वल टू जीरो आया, इसका मतलब थीटा तो हमारा साइक्लिक नहीं है, क्योंकि अगर थीटा साइक्लिक होता तो लैग्रेंजियन का डिफरेंशिएशन करने पे वो जीरो आता। और आप खुद देखो यहाँ पर थीटा अवेलेबल है, यहाँ पर थीटा अवेलेबल है, इसका मतलब लैग्रेंजियन में से थीटा गायब नहीं है, यहाँ भी थीटा अवेलेबल है, तो लैग्रेंजियन में से थीटा गायब नहीं है, इसका मतलब थीटा साइक्लिक नहीं है। फाइव को देखो, आपने डेल्टा एल अपॉन डेल्टा फाइव किया तो जीरो आया, सो साइक कॉन्जुगेट मोमेंटम associated with the phi will be constant of motion। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस लैग्रेंज में आप कहीं भी देख लो फाई कहीं भी नहीं है, केवल फाई डॉट है। लैग्रेंजियन में फाई कहीं भी नहीं है, फाई गायब है, इसका मतलब फाई के रेस्पेक्ट में जीरो जाएगा और वही आपका क्या कहलाएगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और उसी के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा वही आपका क्या होगा, कॉन्जुगेट मोमेंटम जो भी इसके साथ होगा फाई का वही कहलाएगा कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो कैसे निकालेंगे, तो फाई के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी फाई बराबर डेल्टा एल अपॉन डेल्टा फाई डॉट बराबर कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे ही मैंने लैग्रेंजियन का फाई डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया और वही आपका कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। अब मास हमेशा कांस्टेंट है, एल ऑलवेज कांस्टेंट, तो दोनों ही क्वांटिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो साइन स्क्वायर थीटा फाई बराबर कांस्टेंट रहेगा, तो फाई डॉट साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो मतलब फाई डॉट साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो लैग्रेंजियन आपको दिख रहा है, अब फटाफट आप लोग निकाल सकते हो फाइंड द साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे पहले आपको निकालना है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। एक तो फाई के ऊपर डॉट लगा हुआ है तो ये जनरलाइज्ड है, इसके ऊपर डॉट है ये जनरलाइज्ड है, इसके ऊपर डॉट है ये जनरलाइज्ड है। इसका मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, थीटा फाई और साइन। अब आपको ये देखना है कौन सा कोऑर्डिनेट गायब है। देखो पहले आप देखना लैग्रेंजियन में से थीटा गायब है क्या, नहीं गायब है, ये रहा थीटा। ठीक है ना। फिर आपको देखना है कि फाई गायब है क्या, बिल्कुल फाई तो गायब है, इसका मतलब फाई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। अब आप देखो साई गायब है क्या, बिल्कुल लैग्रेंजियन में कहीं भी साई अवेलेबल नहीं है, मतलब कि साई गायब है, तो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा साई जीरो हो जाएगा। इसका मतलब फाई और साई क्या रहेंगे, साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहेंगे। फटाफट देखते हैं अगला एग्जांपल। लैग्रेंजियन क्या है, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस का वी आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व। वापस से वही कंजर्व अगर आपको निकालना है तो आपको पहले साइक्लिक छांटना पड़ेगा। तो पहले देखो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन कौन से, तो यहाँ पे हमारे पास आर और थीटा दोनों ही क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। पर आर गायब है क्या, नहीं आर तो अवेलेबल है। ठीक है, आर अवेलेबल यहाँ भी है। तो थीटा गायब है, बिल्कुल थीटा गायब है, थीटा कहीं भी नहीं है पूरे लैग्रेंजियन में, है ना। तो ये थीटा क्या कहलाएगा आपका, साइक्लिक। थीटा डॉट अलग चीज है और थीटा अलग चीज है, ठीक है ना। तो वो आपका साइक्लिक कहलाएगा। अब आगे देखो, तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन एसोसिएटेड विद द थीटा, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और इसके करस्पॉन्डिंग थीटा के करस्पॉन्डिंग जो आपका जनरलाइज्ड मोमेंटम रहेगा वही कंजर्व रहेगा, मतलब कि डेल्टा एल अपॉन डेल्टा ये बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट या कंजर्व। तो आपको थीटा के करस्पॉन्डिंग एंगल मोमेंटम निकालना है, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा थीटा निकालना है। और जिसे आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट बराबर कांस्टेंट आपको मिल जाएगा। अगला देखो, लैग्रेंजियन बराबर ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखो आपका जाई जाई डॉट, यही जाई डॉट है, ये ईटा डॉट है।
तो जाइन के ऊपर डॉट लगा हुआ है, ईटा के ऊपर डॉट लगा हुआ है, फाई के ऊपर डॉट लगा हुआ है, तीनों पे डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब तीनों ही क्या कहलाएंगे, आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। बट आपका जाइन अवेलेबल है, ईटा अवेलेबल है, तो फाई अवेलेबल नहीं है पूरे लैग्रेंजियन में, तो फाई क्या रहेगा आपका, साइक्लिक कोऑर्डिनेट रहेगा। अब आपको कंजर्व क्वांटिटी निकालनी है, तो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा इसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम आपको निकालना पड़ेगा, और यही मोमेंटम आपका कहलाएगा कंजर्व। तो ये आप डिफ्रेंशिएट कर दो और वही कंजर्व रहेगा, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा पूरा, केवल इसी का होगा डिफ्रेंशिएशन, 2 आगे आ जाएगा और 4 मल्टीप्लाई विथ 2 मतलब 8 हो जाएगा, और ये 8 से 8 रिप्लेस कर देना, खत्म। यहाँ पर है ही नहीं तो इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कंजर्व क्वांटिटी क्या रहेगी, एम जाइन ईटा फाई डॉट, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लो, अगर L बराबर ये है तो यहाँ पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट तो एक्स वाई जेड है, बट साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है, क्योंकि ये लैग्रेंजियन में केवल z अवेलेबल है, ना तो x अवेलेबल है ना y अवेलेबल है, तो दोनों ही क्या कहलाएंगे, साइक्लिक कहलाएंगे। ऐसे यहाँ पर देख लो, इनके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम आप निकाल सकते हो, तो आप निकाल लेना डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स डॉट निकाल लेना, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा वाई डॉट निकाल लेना, यही कंजर्व रहेंगे, यही कांस्टेंट ऑफ मोशन रहेंगे। अगला देख लो, यहाँ पर देख लो आर डॉट आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, फाई भी आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, और थीटा भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो आर थीटा फाई तीनों जनरलाइज्ड है। बट यहाँ पे थीटा अवेलेबल है, आर अवेलेबल है, केवल फाई अवेलेबल नहीं है कहीं भी, इसलिए साइक्लिक क्या हो जाएगा, केवल फाई हो जाएगा। इसमें देखो आप, आर अवेलेबल है, आर आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, थीटा जनरलाइज्ड है और जेड जनरलाइज्ड है, तो इसमें सिस्टम में आर भी अवेलेबल है, जेड भी अवेलेबल है, केवल थीटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट में देखना, यहाँ पर आर आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, थीटा भी जनरलाइज्ड है, बट सिस्टम में आर भी अवेलेबल है और थीटा भी अवेलेबल है, इसका मतलब कोई भी जनरलाइज्ड कोई भी साइक्लिक नहीं होगा यहाँ पे ना, नो साइक्लिक कोऑर्डिनेट। यहाँ पे आप देख लो लैग्रेंजियन में आर अवेलेबल है डॉट, तो ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आर भी है, थीटा भी है, बट यहाँ पर आप देखो केवल आर अवेलेबल है, थीटा पूरे सिस्टम में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए साइक्लिक क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ऐसे आप बाकी अदर एग्जाम्पल भी देख सकते हो, ठीक है। आर अवेलेबल थीटा, ये तो वही का वही पेज है, ठीक है। इतने एग्जाम्पल काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। फिर साइक्लिक कोऑर्डिनेट यहाँ पे अपना कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, तब तक आप लोग इसको राइट डाउन करते रहना, ठीक है, क्योंकि राइट डाउन करोगे तभी आपको रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोगों ने थोड़ी भी कोताहत बरती और इसको नोट डाउन नहीं किया, नोट्स प्रिपेयर नहीं किए, तो आपके साथ समस्या हो सकती है, आप लोग रिवीजन नहीं कर पाओगे। और अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा मैं आपको देख भी नहीं सकता, इसलिए थोड़ा आप लोगों को खुद ही बाउंड होना पड़ेगा, खुद ही अपने हिसाब से चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, और कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम कल कुछ और नए लैग्रेंजियन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लैग्रेंजियन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो कोई पार्टिकल है, फिर कोई चार्ज पार्टिकल है, तो उस चार्ज पार्टिकल के लैग्रेंजियन क्या होगा, ब्ला ब्ला ये सब, ठीक है। और सिमेट्रिसिटी तो आपने देख ही ली वैसे, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस क्या होती है, ठीक है ना, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस क्या होती है। वैसे मैं आपको समझा, तो यही समझ लो आप लोग तो, क्योंकि वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको यही समझा दे रहा। देखो, अगर यहाँ आप आ जाओ, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फिर ये चीज़। अगर मान लीजिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है तो इसको हम बोलते हैं आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस। वैसे इतने काम के वर्ड नहीं है आपके, बट आप लोग फैमिलियर रहोगे तो अच्छा है आपके लिए, कभी एग्जाम में अगर दिख जाए डरना मत इन वर्ड से, ठीक है ना। और अगर आपका टाइम कांस्टेंट रहता है, इसका नाम क्या है, अगर एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहती है तो इसे बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ टाइम, ठीक है ना। अगर आपकी एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, होमोजेनिटी ऑफ टाइम।
ठीक है ना। तो होमोजेनिटी ऑफ टाइम, तो ये 3 तरह की सिमेट्रिसिटी होती है, ठीक है। अब कल हम चार्ज पार्टिकल के लिए पढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे हैमिल्टोनियन। तो इस तरीके से हमारा काम चलेगा, आगे से आगे टॉपिक हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताओ वीडियो के बारे में और अपनी क्लासेस के बारे में, ताकि वो भी कंप्लीट प्रिपरेशन अपनी कर पाएँ। ओके, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।